पढ़ा रहे हैं, जबकि ये कोर्स हमने पहले पूरा कर दिया है, अब दोबारा से करा रहे हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं अक्षर और वर्ण। सबसे पहले बता रहे हैं हम अक्षर का अर्थ। अक्षर क्या चीज़ है? अक्षर के अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। अक्षर का अर्थ है जो नाशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा ए का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन होता है और अक्षर मिलकर शब्द का रूप देते हैं। अक्षर नाश रहित है, इसलिए शब्द भी अनस्वर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी वर्णोच्चारण शिक्षा में पतंजलि से महाकाव्य का अग्रलिखित श्लोक उद्धृत किया है। अक्षर नक्षरम विद्याधर सरो अक्षरम वर्ण बाहु पूर्व सूत्र किमर्थयु उपादिश्यते। आकाश से वायु का संचरण होता है तथा उससे जो भी अभिसरण होते हैं उनसे स्वर उत्पन्न होते हैं। आकाश के परमाणुओं व पदार्थों से वायु का स्पर्श होता है, उससे जो ध्वनियाँ निकलती हैं वे व्यंजनों को जन्म देती हैं। आकाश में सदैव व्यंजनों की अभिव्यक्ति होती है। वर्ण अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण समस्त अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त है तथा दो रंगों में रंजित है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। जिन अक्षरों का उच्चारण फेफड़ों से स्फुटित होकर कंठ से होता हुआ एवं मुख अवरोध से मुक्त रहते हुए नासिका द्वारा अभिव्यक्त होता है उसे स्वर कहते हैं। प्रत्येक स्वर उच्चारण में स्वतंत्र है। प्रत्येक स्वर किसी अन्य स्वर अथवा व्यंजन के संपर्क बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। ध्वनि जब पूर्ण रूप से व्यक्त होती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर का उच्चारण स्वर के रूप में होता है। व्यंजन का उच्चारण स्पष्ट या ध्वनि के रूप में होता है। प्रत्येक उच्चारण करने में स्वर एवं ध्वनि का योग अथवा स्वर एवं व्यंजन का योग होता है। अक्षरों को वर्ण कहा जाता है। स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यंजन बिना स्वर की सहायता से व्यक्त नहीं होता। व्यंजन को उच्चारण के लिए व्यंजन से पहले अथवा बाद में किसी एक स्वर का होना जरूरी होता है। मुखाकाश में वायु के संचरण द्वारा स्वरों का संचरण होता है, स्वरण होता है। व्यंजनों के उच्चारण हेतु मुखाकाश में वायु को परस्पर घात आघात प्रत्याघात करना पड़ता है। हिंदी ध्वनियाँ। हिंदी में ड एवं ढ ध्वनियों का प्रयोग प्राय अधिकांशतः किया जाता है, जैसे पढ़ना, बूढ़ा, मूढ़ा, बढ़ई, जोड़ना, लड़ना, कढ़ा, बढ़ा, लड़का इत्यादि से ध्वनियाँ विसर्ग मूर्धन्य होती हैं। इन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए मूर्धा से रगड़कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जबकि शुद्ध मूर्धन्य में जीभ की मूर्धा से केवल स्पर्श किया जाता है। मुखाकाश में वायु के संचरण द्वारा स्वरों का स्मरण होता है और व्यंजनों के उच्चारण हेतु मुखाकाश में वायु को परस्पर घात आघात प्रत्याघात करना पड़ता है। हिंदी ध्वनियाँ। हिंदी में ड एवं ढ ध्वनियों का प्रयोग प्राय अधिकांशतः किया जाता है, जैसे पढ़ना, बूढ़ा, मूढ़ा, बढ़ाई, जोड़ना, लड़ना, कढ़ा, बढ़ा, लड़का इत्यादि ध्वनियाँ विसर्ग मूर्धन्य होती हैं। इन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए मूर्धा से रगड़कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जबकि शुद्ध मूर्धन्य में जीभ को मूर्धा से केवल स्पर्श किया जाता है। हिंदी की इन ध्वनियों का प्रयोग संस्कृत भाषा में भी किया जाने लगा है और वहाँ अब बढ़ई को बढ़ई लिखे जाने लगा है। विदेशी ध्वनियाँ। विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से हिंदी में कुछ नए व्यंजन आ गए हैं, जैसे ऐसे फसल, गे से गमला, जैसे जीभ, खे से खरबूजा और कै से काजल। इन ध्वनियों का उच्चारण वर्गीय ध्वनियों के अनुसार होता है, परंतु इनमें घर्षण अधिक करना पड़ता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार हिंदी में इन ध्वनियों का उच्चारण नवीन रूप में करना चाहिए, यद्यपि कुछ विद्वान इन्हें मूल रूप में ही योग करना चाहते हैं। इस विषय में एक अन्य मत भी है, जिसके समर्थकों का सुझाव है कि नाटकों में यदि हम मुस्लिम वातावरण प्रस्तुत करना चाहें तो इनका उच्चारण मूल रूप में किया जाता है, जैसे फे, जय, गे, खे, इनके नीचे बिंदी लगा दी जाती है। परंतु अन्य स्थानों पर यह ध्वनियाँ फे, जय, गे, खे सीधी यानी कि बिना बिंदु के
इनका उच्चारण किया जाए तो ये अंतिम मत ही अधिक व्यवहारिक है। छ तथा ग की ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत छ तथा ग की ध्वनियाँ भी होती हैं। इन ध्वनियों के अनुरूप ही शब्द भी बनाए जाते हैं, जैसे छ से क्षमा, क्षत्रिय, क्षेत्र, रक्षा, शिक्षा, मोक्ष इत्यादि। संस्कृत व्याकरण में छ की व्यंजन के एवं से के संयोग से बनता है। इस प्रकार ध्वनि उच्चारण के विषय में भ्रम नहीं होना चाहिए। इसमें तनिक भूल हो जाने से इसका उच्चारण तथा लेखन परिवर्तन हो जाएगा तथा उसका अर्थ भी भिन्न हो जाएगा। अतः इसका उच्चारण करते समय के जमा से की मिश्रित ध्वनि ही होनी चाहिए। ज्ञ का प्रयोग ज्ञान, अज्ञानी, आज्ञाकारी, प्रतिज्ञा इत्यादि शब्दों में किया जाता है। इस ध्वनि को उच्चारण करने में अस्त व्यस्त स्थिति पाई जाती है। पंजाब के निवासी, उत्तर प्रदेश के निवासी तथा गुजरात के निवासी ज्ञ को गया, आदज्ञ या गया के रूप में प्रयोग करते हैं। वेदों के विद्वान इसका उच्चारण जय, अंग, जंग के रूप में करते हैं। यदि उच्चारण के विद्वानों द्वारा किया जाता है तो संस्कृत के विद्वान पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने संस्कृत का एक सूत्र इस रूप में व्यक्त किया है। इस रूप में प्रयोग किया गया। उन्होंने इस सूत्र के द्वारा जय तथा अने के संयोग से वह शब्द बनाया है। ब्राह्मी लिपि के शिलालेख में से भी यही प्रमाणित होता है। वेदों को श्रुति माना गया है, अतः वेद पाठ करने वाले जो उच्चारण सुनते आए हैं उसी की पुनरावृत्ति करते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए गे ध्वनि का उच्चारण गे ध्वनि का जय क्या करते हैं, जय बराबर अन के मिश्रित रूप में करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यही मत व्यक्त किया है। तथापि आर्य समाज के क्षेत्र में ज्ञ का उच्चारण जय के रूप में किया है। शब्द की सविस्तार व्याख्या। शब्द की परिभाषा। हिंदी में कुछ शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। कुछ विद्वानों के मत अनुसार अक्षरों तथा वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द एवं उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्द की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। सामान्यतः शब्द के बारे में कहा गया है कि कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक नाम शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि ही शब्द है। संस्कृत में शब्द के लिए पद का प्रयोग होता है। शब्दों के क्या महत्व है? शब्द का महत्व भाषा के अनुसार शब्द को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आज़ादी से लेकर आधुनिक युग तक व्यक्ति ने समस्त ज्ञान शब्दों के रूप में ही प्राप्त किया है। शब्द ही भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। वक्ता हो अथवा लेखक अपने मस्तिष्क में संचित शब्दकोश के आधार पर बाजी मार लेता है। शब्द भाषा के विकास को आधार है। शब्द